ओपन माइंड गुरुजी के यूट्यूब चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। तो आज के इस नए सेशन में हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिकल एग्जाम के ऊपर, या तो डिस्कस करने वाले या तो आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले सटीक तरीके से कि कैसे प्रैक्टिकल की एग्जाम होती है और उस एग्जाम में जो पेपर लिखना होता है किस तरह से उस पेपर को लिखा जाता है बिल्कुल सही तरीके से। तो वो सब आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जब भी हम इस तरह का नया कंटेंट अपडेट करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जो हमारा आज का टॉपिक है उस टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक डिस्क्लेमर बता देते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले कि प्रैक्टिकल किस तरह से होता है, जो एक्चुअल एग्जाम होती है प्रैक्टिकल की वो किस तरह से होती है। लेकिन जो ITI या तो जो इंस्टीट्यूट वो रूल को फॉलो नहीं करते, हम जो बताएंगे वो रूल के हिसाब से बताएंगे, रूल के हिसाब से प्रैक्टिकल किस तरह से होता है और किस तरह से होना चाहिए। और ये भी बीच में बोलेंगे कि किस तरह से बाकी सब कॉलेज में, या तो कुछ कॉलेज, सब नहीं बोल सकते, कुछ कॉलेजेस में किस तरह से वो परफॉर्म होता है, ये भी हम दोनों डिस्कशन करेंगे। तो ये कुछ स्टेप जो इसमें हम बताने वाले हैं, हर कॉलेज में कुछ स्टेप छोड़ सकते हैं, या तो जो ऑथेंटिकेट है तो ओरिजिनल तरीके से एग्जाम लेंगे वो ये पूरी स्टेप फॉलो करने वाले। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले एग्जाम को जाने से पहले हम इंस्ट्रक्शन दे देते हैं आपको कि जहाँ पे भी आपके एग्जाम है वहाँ पे लगभग 45 मिनट पहले आपको पहुँचना है, यानी कि 45 मिनट पहले उस एग्जाम सेंटर में पहुँचना है, जो कि रूल के हिसाब से है। तो बच्चे कई बार 45 मिनट लेट भी चले जाते हैं तो आपका पेपर नहीं जाने वाला है, बट जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हम बता रहे हैं, वो भी रूल के हिसाब से। ठीक है, पहला इंस्ट्रक्शन आपको पता चल गया। दूसरा इंस्ट्रक्शन, साथ में जाते वक्त आपका हॉल टिकट होना, साथ में आपका ID प्रूफ होना, वो आधार कार्ड भी हो सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है जिसके ऊपर आपका फोटो। ठीक है, ये भी रूल के हिसाब से। तीसरा कि आपको क्या करना है, आपके साथ आपके टूल किट लेके जाना है। टूल किट आपके ITI भी प्रोवाइड करा सकती है, या तो जहां पे आपका होम सेंटर है या तो जो जहां पे आपका एग्जाम सेंटर है वहां से भी आपको प्रोवाइड कराई जा सकती है। लेकिन अगर आपके पास इंस्टीट्यूट ने दी है तो आपको साथ में लेके जाना पड़ेगा प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए। ये तीसरा इंस्ट्रक्शन। और चौथा इंस्ट्रक्शन, अब इसको इंस्ट्रक्शन नहीं कह सकते, इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं, कि जो एग्जाम होता है ना, जो एग्जाम का पेपर होता है आपका, वो पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में आ सकता है ज्यादातर, या तो जो आपकी स्टेट की भाषा होगी उस भाषा में आ सकता है जिसमें आप पढ़ सकते हो। इंग्लिश में भी रहेगा तो सिर्फ 4 लाइन का पेपर होता है, ज्यादा बड़ा पेपर, इतना बड़ा पेपर नहीं होता है जितने ओरिजिनल बाकी के पेपर होते हैं, क्यों, तो ये परफॉर्मेंस प्रैक्टिकल वाला पेपर है। तो ये भाषा की बात होती है। अभी बात करते हैं प्रैक्टिकल मेन एग्जाम कितने स्टेप में होती है। तो हमारी जो प्रैक्टिकल एग्जाम होती है वो 3 स्टेप में पार होती है, तो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। तो कई बार इसमें से कई सारी स्टेप में गड़बड़ की जाती है, या तो गड़बड़ करा देते हैं इंस्टीट्यूट वाले। अगर आपका इंस्टीट्यूट एकदम सटीक तरीके से परीक्षा लेते हैं तो ये तीनों भी स्टेप वो फॉलो करेंगे और तीनों भी स्टेप के हिसाब से आपको 250 मार्क्स मिलेंगे। तो किसी एक स्टेप के ऊपर आपको 250 मार्क्स नहीं मिलेंगे, वो आप पे डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाता है, वो एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है, और एग्जामिनर या तो जो आपका एक्सटर्नल है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उसको बाइफरमेट करेगा या तो उसको डिवाइड करेगा। तो जो सबसे पहली स्टेप होती है कि उसमें आपको एक पेपर के ऊपर आपका प्रैक्टिकल लिखना होता है, जो भी ऑब्जर्वेशन टेबल है वो कैसे लिखना है ये भी बताएंगे आगे में। उसके बाद दूसरा स्टेप होता है कि आपको आपका परफॉर्मेंस करना होता है, आपका प्रैक्टिकल। अभी प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिशियन का हो सकता है, फील्डर हो सकता है, वेल्डर हो सकता है, बेसिक कॉस्मेटोलॉजी हो सकता है, सिविल टेक्नोलॉजी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वेल्डर भी हो सकता है। तो उसमें आपको आपका प्रैक्टिकल करना होता है। अभी इलेक्ट्रिकल वाले वायरिंग करेंगे, ठीक है, वायरिंग या तो मोटर से रिलेटेड, फिटर वाले कोई जॉब बनाएंगे, वेल्डिंग वाले वेल्डिंग वाला जॉब बनाएंगे, पार्लर वाले या तो ब्यूटी पार्लर वाले वो क्या करेंगे, मेकअप वगैरह कर देंगे, हेयर स्टाइल कर देंगे, कपड़ा सीने वाले सीविंग टेक्नोलॉजी हो कपड़ा सिला के दिखाएंगे। ये परफॉर्मेंस होता है, ये दूसरी स्टेप होती है। और तीसरी और अहम स्टेप होती है जिसमें आपका वाइवा या तो आपका एक तरह से इंटरव्यू लिया जाता है कि आपने किस तरह से ये सब परफॉर्म किया है। तो ये तीनों स्टेप मिला के आपको मिलते हैं 250 मार्क्स। ठीक है, तो ये किस तरह से देते हैं वो उस एक्सटर्नल के ऊपर डिपेंड करता है, और आप किस जगह पे हो वहां के जगह पे ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एग्जाम किस तरह से कंडक्ट की जाती है। ठीक है, तो ये तीनों स्टेप फॉलो होती है रूल के हिसाब से और फॉलो करना होता है। पहले स्टेप में जो आपको रिटन एग्जाम लिखना होता है, यानी कि जो आपको क्वेश्चन पेपर के साथ एक आंसर शीट दी जाती है, उस आंसर शीट पे आपको क्या क्या लिखना होता है और किस तरह से लिखना होता है ये हम बताएंगे। तो हालांकि ट्रेड के हिसाब से क्या होगा, बीच के ऑप्शन चेंज हो जाएंगे, वो भी हम आपको बताते जाएंगे। देखिए, सबसे पहले आपका काम होता है कि जो भी, अभी देखो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन नहीं रहेंगे, आपके एग्जाम में 2 3 4 कितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका ट्रेड कौन सा है। तो इलेक्ट्रिशियन का है तो 4-5 क्वेश्चन हो सकते हैं, फिटर का है तो 1-2, इसमें एक जॉब पे आपका स्टोरी खत्म हो सकता है। तो इस तरह से डिपेंड करता है कि आपका ट्रेड कौन सा है। तो जो भी जितने भी आपके क्वेश्चन है, आपके पास जितना आंसर शीट दिया है वहां पे आपको उसका एम, यानी कि क्वेश्चन जो भी लिखा है वो क्वेश्चन लिख देना है,
है, जो भी लैंग्वेज में उसी लैंग्वेज में लिखा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या तो प्रैक्टिकल का नेम कहेंगे या तो एम कहेंगे या तो उसको उद्देश्य कहेंगे, ठीक है। तो ये पहली स्टेप होती है। उसके बाद दूसरा, उसके बाद लिखना है कि आपको टूल्स और इंस्ट्रूमेंट कौन से लगने वाले, यानी कि आपको उपकरण और साधन कौन से लगने वाले। जैसे इलेक्ट्रिकल के हो तो आपको टूल्स कौन सा लग सकता है, आपको स्टीपर लग सकता है वायर काटने के लिए, प्लायर लग सकता है, साथ में हैमर लग सकता है, कोई मशीनरी लग सकती है जो टूल्स में आएगी या तो मशीनरी में आएगी, ठीक है। वैसे वेल्डर वाले है तो आपको ये हथौड़ा लग सकता है, यानी कि जिसको हैमर कहेंगे हम, ठीक है। हैक्सा लग सकता है। ये सब क्या आता है टूल में, गिनने के लिए आपको स्टील रूल लग सकता है, ये क्या में आता है, टूल में आता है। ये सभी ट्रेड के लिए अलग अलग रहेगा, ठीक है। तो टूल में आपको जो चीजें लगने वाली प्रैक्टिकल के लिए वो लिखनी है। उसके बाद आपको मटेरियल लिखना है। अभी मटेरियल वो भी ट्रेड के हिसाब से चेंज होता है। अगर इलेक्ट्रिकल है तो आपको वायर लग सकता है, आपको सोल्डरिंग लग सकता है। अगर आपका फीटर है तो आपको फ्लैट लग सकता है। हैक्सा ब्लेड की जो हैक्सा फ्रेम की जो ब्लेड होती है वो ब्लेड लग सकती है, ये भी क्या होता है मटेरियल में आता है। अगर आपका सिविल टेक्नोलॉजी है तो आपको कपड़ा लग सकता है काटने के लिए। पार्लर वाले हो तो आपको मटेरियल कोई लिपस्टिक वगैरह लग सकती है। सिविल है तो आपको सीमेंट लग सकता है, ईंट लग सकती है। तो इस तरह से ये डिपेंड करता है मटेरियल कि आपका ट्रेड कौन सा है। वो क्वेश्चन क्या है कि आपके ट्रेड के लिए क्या लगता हो, नहीं आपके इस क्वेश्चन को जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है उस क्वेश्चन के लिए आपको कौन सा टूल्स लगने वाला है और वो प्रैक्टिकल करने के लिए कौन सा मटेरियल लगने वाला है, ये लिखना है। उसके बाद आती है नेक्स्ट स्टेप प्रोसीजर। अभी ये है ना ऑप्शनल है, ऑप्शनल यानी कि वैकल्पिक है, ये लिखना जरूरी नहीं है। अब ये डिपेंड करता है कि आपके सुपरवाइजर हो या तो आपके कॉलेज वालों या तो आपका एक्सटर्नल हो, अगर उसने कहा कि आपको प्रोसीजर लिखना पड़ेगा तो लिखना पड़ेगा, लेकिन प्रोसीजर प्रैक्टिकल में लिखी नहीं जाती है। जैसे आप अपने प्रैक्टिकल बुक में लिखते हो ना प्रोसीजर की किस तरह से प्रैक्टिकल हमने परफॉर्म किया, वो एग्जाम में नहीं लिखा जाता है। बट अगर बोलते हैं तो ये ऑप्शनल है, अगर बोलते जगह बचती है तो आप ये लिख सकते हो, और डिपेंड करता है आपके एक्सटर्नल के ऊपर, ठीक है। उसके बाद की नेक्स्ट स्टेप है कि आपका कोई भी हो आपको डायग्राम जरूर निकालनी पड़ सकती है। क्यों, तो फिटर है तो आपको जैसे जॉब आया हो जॉब का डायग्राम निकालना पड़ेगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल के हो तो जो भी वायरिंग डायग्राम है या तो जो भी सर्किट डायग्राम उसका डायग्राम निकालना पड़ेगा। पार्लर का हो तभी भी निकालना पड़ सकता है, वेल्डर का है तभी भी निकालना पड़ सकता है। क्यों, तो ज्वाइंट कैसे कर रहे हो ये सब डायग्राम में आता है। तो डायग्राम भी इतनी बड़ी नहीं निकालना है कि जगह खत्म हो जाए, जगह देख के आपको डायग्राम निकालना है। उसके बाद होता है ऑब्जर्वेशन टेबल। अभी ये भी क्या होता है ऑप्शनल होता है। क्यों, तो फिटर में कोई ऑब्जर्वेशन नहीं आता है। ऑब्जर्वेशन जहां पे रीडिंग ली जाती है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल का अगर इलेक्ट्रिशियन के अगर स्टूडेंट है तो आपको रीडिंग लेने की जरूरत पड़ सकती है, यानी कि टेबल बनाना पड़ता है कि वोल्टेज कितना है, करंट कितना है, ये सब जब डाटा लेना होता है तब वहां पे टेबल बनाना पड़ता है। तो ये भी क्या होता है ऑप्शनल होता है, ये भी सभी के लिए नहीं है। तो ये जिन ट्रेड के लिए जिन क्वेश्चन ये भी हर क्वेश्चन के लिए नहीं है। जिस क्वेश्चन में आपको टेबल की जरूरत है वहां पे सिर्फ आपको ऑब्जर्वेशन टेबल लिखना है। उसके बाद जो भी रिजल्ट है वो सब आप लिख सकते हो उसे ऑब्जर्वेशन के बाद। और मेन बात आती है उसके बाद लास्ट में आपको सेफ्टी लिखना है, या तो प्रिकॉशन आपने प्रैक्टिकल करते वक्त कौन से लिए ये आपको सबसे एंड में लिखना है। ये बात होगी एक क्वेश्चन की। अगर इस तरह से 4 क्वेश्चन है तो आपको ये सब 4 बार लिखना पड़ेगा। 2 क्वेश्चन है तो आपको ये सब 2 बार में लिखना पड़ेगा। बट लिखेंगे तो मतलब मार्क्स लेना है तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो ये एकदम सटीक तरीका है, इस तरह से आपको आपका आंसर शीट बनाना है। क्यों, तो प्रैक्टिकल पेपर होने के बाद सिर्फ आपका जॉब बचता है और ये पेपर बचता है जो सबूत के तौर पर यूज होता है। तो अगर यही आपका अगर अच्छा है तो आपका मार्क्स घटने का या तो आपको मार्क्स कम करने का या तो फेल करने का ज्यादा चांस नहीं होता है। क्यों, तो वाइवा में नहीं बता सकते ना, रिकॉर्डिंग करके नहीं रख सकते कि इसने इतने आंसर दिए थे। बट अगर इन केस फेल कर दिए तो बोल सकते कि दिखाओ गलती कहाँ पे, जॉब भी हमारा सही है, पेपर भी हमारा सही है, तो आगे वाला का फेल करने की आपकी हिम्मत भी नहीं होगी, ठीक है। हालांकि प्रैक्टिकल एग्जाम में जब हम देखते हैं, मतलब जब जहां तक हमने देखा है इतने सालों से, कि अगर बच्चे ने अटेम्प्ट कर लिया तो वो फेल नहीं होता है, होते वहां तक। अगर लिखेगा ही नहीं, कुछ करेगा नहीं तो फेल होना ही है। बट अगर इतना साधारण तरीके से भी कर देते हो तो आपका 100% रिजल्ट क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो ये पहली स्टेप थी। अभी उसके बाद है दूसरी स्टेप। अभी दूसरी स्टेप में आपको परफॉर्मेंस करना होता है या तो जॉब मेकिंग करना होता है। अभी ये भी परफॉर्मेंस क्या होता है ये भी डिपेंड करता है कि अगर आप इलेक्ट्रिशियन के हो तो आपको वायरिंग करके दिखाना पड़ेगा, रीडिंग लेके दिखाना पड़ेगा, कोई भी प्रैक्टिकल हो, ठीक है। उसके बाद फिटर है तो आपको फ्लैट काट के जो भी जॉब दिया वो जॉब करना पड़ेगा। वेल्डर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेल्डिंग करके दिखाना पड़ेगा, या तो आपका वेल्डिंग वाला जो भी जॉब रहेगा या तो जो वेल्डिंग वाला रहेगा जॉइंट वाला वो भी करके दिखाना पड़ेगा। पार्लर है तो आपको मेकअप करके दिखाना पड़ेगा। अगर आपको सिविंग टेक्नोलॉजी यानी कि कटिंग वाला है तो आपको कपड़ा काट के कुछ ड्रेस वे सिला के दिखाना पड़ेगा। सिविल वाले है तो कोई मसाला वसाला बना के या तो कोई दीवार विवाल बना के दिखाना पड़ेगा। वो तो डिपेंड करता है ये सब ट्रेड पे। कोपा वाले
हुए तो उनको प्रोग्रामिंग करके दिखानी पड़ेगी। ये है परफॉर्मेंस। ये क्या होता है? परफॉर्मेंस, जिसको जॉब मेकिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? जॉब मेकिंग। ये सेकंड स्टेप सबके लिए मतलब कंपलसरी होती है। अभी हो सकता है आपके मन में ये सवाल आए, सर यहाँ पे जुगाड़ हो सकता है क्या? हाँ, जो अभी फर्जी कॉलेज है या तो जो फर्जी तरीके से एग्जाम ले रहे, जिस तरह से हम नहीं बता रहे, तो वहां पे जॉब के लिए अभी कुछ कलेक्शन कर देंगे और जॉब बाहर से बना के लेके आएंगे। अभी ये रूल में नहीं है, ये रूल में नहीं है। लेकिन अगर आपके कॉलेज से लेकर आपके एग्जाम सेंटर से लेकर आपका एग्जामिनर भी यहाँ पे मैनेज होता है और वो सहमति दे देता है, तो फिर ऐसे भी कर लेते। कई बार हमने देखा है कि बाहर से जॉब बना के लेके आते हैं 200 400 500 रुपए जो भी खर्चा करके। क्यों? तो नहीं बना सकते ना, क्यों? तो कॉलेज नहीं गए होंगे। अगर रेगुलर जाते तो उनको इन सब बातों का मतलब दिमाग में क्वेश्चन ही नहीं आएगा। उनको पता है कि हम कर ही लेंगे और कर ही लेते हैं। तो ये सब भी डिपेंड करता है कि ये फर्जीवाड़ा कहाँ पे हो सकता है। ये सब इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करता है, ये एग्जाम पैटर्न के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो ये दूसरी स्टेप थी, ये भी आपके लिए अहम थी। उसके बाद तीसरी स्टेप होती है जो कि इंपॉर्टेंट, जो कि वाइवा होता है एग्जाम का। अभी ये वाइवा एग्जाम का होता है, तो ये भी कई जगह पे नहीं होता है। तो ये भी डिपेंड करता है कि आपका इंस्टीट्यूट कौन सा है और आपके एक्सटर्नल कैसे, आपका कॉलेज कौन सा है, आपका रिपुटेशन कहाँ तक चल रहा है, उसके हिसाब से ये थर्ड स्टेप होती है। अगर रूल के हिसाब से चले तो वाइवा कंपलसरी है और यहाँ पे कंपलसरी वाइवा होता है। अभी और आपके मन में सवाल आएगा, सर क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं वाइवा में? सिंपल सा है। सबसे पहले आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन प्रिपेयर रखना है, जो कि आपने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में पढ़ा है और हमने बार बार बोला है कि किस तरह से आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आपका जो इंट्रोडक्शन होता है आपको देना है कि एम्प्लॉयबिलिटी में ये सब पढ़े आप, तो किस तरह से आपको इंटरव्यू को जाना है। सेम ऐसे समझना है कि अभी आज आपने को जॉब मिलने वाला है, उसी तरह से आपको वाइवा देने जाना है। और सबसे मेन होता है पहला क्वेश्चन कि आपको पहले आपका इंट्रोडक्शन बराबर याद करके जाना है या तो बराबर प्रॉपर तरीके से आपको देना है। अभी बचे बाकी के क्वेश्चन। अभी ये डिपेंड करता है कि एक्सटर्नल के दिमाग में क्या चल रहा है। क्यों? तो कई बार एक्सटर्नल ये भी पूछ सकता है आपको कि खाना कैसे पकाते हैं, क्यों? तो उसकी इच्छा है ना। लेकिन बराबर अगर ऑथेंटिकेट आपका एक्सटर्नल है तो आपको बराबर जो क्वेश्चन है, जो प्रैक्टिकल में एग्जाम में आया है, इसी के ऊपर आपको क्वेश्चनिंग की जाएंगे और उसी के ऊपर आंसर देना होता है। और कई जगह पे ये वाइवा नाम का कोई ऑप्शन ही नहीं होता और डायरेक्ट बस पेपर लिख दो, घर चले जाओ, पैसे जमा कर दो, बात खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सब बारे में नहीं बोल रहे हम, जो रूल के हिसाब से चल रहे हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। ये सब हमने शुरुआत में बता दिया। तो ये तीसरा स्टेप है जहाँ पे आपका वाइवा होगा और ये सब तीनों स्टेप मिला के आपको फिर वो एक्सटर्नल डिसाइड करेगा कि आपको 250 में से कितने मार्क्स देना है। अभी यहाँ पे भी क्या होता है कि पैसे देके कहीं पे कुछ जुगाड़ करके यहाँ पे भी मार्क्स बढ़ाने की बच्चे कोशिश करते हैं, इंस्टीट्यूट भी कोशिश करता है। तो ये सब अभी हम कुछ नहीं बोल सकते किसी के बारे में, क्यों? तो जहाँ पे होता है वहाँ पे, हर जगह नहीं होता है ये सब, हर जगह पे नहीं होता है। जहाँ पे होता है वहाँ पे होता होगा। बट हमने क्या किया कि सिर्फ आपको ये बताया कि किस तरह से एक रूल के हिसाब से एग्जाम होनी चाहिए और किस तरह से रूल के हिसाब से एग्जाम होती है। ठीक है, तो ये सब जानकारी थी कि किस तरह से आप पेपर लिख सकते हो और किस तरह से आप अपना प्रैक्टिकल का एग्जाम दे सकते हो और कौन सी स्टेप आ सकती है और कौन से स्टेप आपको किस तरह से फॉलो करना है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, आपके जरूरतमंद दोस्तों के या तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना है। और आपके मन में कोई सुझाव है या तो कोई डाउट है तो आपको कमेंट करना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको क्या करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। और इसके बाद अगर कुछ देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हो, मतलब अगर पढ़ना है तो। ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो को रोक देते और ब्रेक लेते हैं। धन्यवाद।